अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ACA पेशावर। मेरा नाम है सैयद उमर फारूक, फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज। Ali series books by AliKitchenAcademy.com. FSC books, college chemistry with tricks, shortcuts, mnemonics, MCQs and concepts. MDCAT and Entry-Test books. Chemistry in my pocket with a lot of tricks, shortcuts, MCQs, tips and tricks. Video solution is also available. Ali series books by AliKitchenAcademy.com. सो चार्ज क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय चार्ज? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, intrinsic property of any material which is influenced by electric field or magnetic field or both of them. That property is known as charge. Charge, अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे व्हाट इज मीन बाय चार्ज, सो चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल. This is not the matter. This is not the energy. This is the intrinsic property of any material. So, charge is represented by Q, capital Q या small q. अब यहां पे आप लोगों ने जो फिजिक्स में सीखा है वो E से डिनोट करते हैं आप लोग कि चार्ज का जो सिंबल है वो E है. E क्या है? ये एलिमेंट्री चार्ज है. E क्या है? Elementary charge. What is mean by elementary charge? The charge which is easily transferred from one body to another body, that charge is known as elementary charge. In physics, the elementary charge is electron, not a proton, because the nuclear force on electron is very weak as compared of proton. So the elementary charge in the mass or the elementary charge in an atom is electron. Now, magnitude of elementary charge. Who calculates the magnitude of charge या the magnitude of elementary charge? Comment section में जवाब दे रहे शाबाश. Who calculates the magnitude of charge? The magnitude of charge. Option number A, Henry. Option number B, Faraday. Option number C, Coulomb. And option number D, Franklin. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसने कैलकुलेट किया है? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे रहे. शाबाश. Who calculate the magnitude of charge? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. सो अच्छा जी, दोबारा सोच ले. शाबाश. और भी जो बच्चे आ रहे हैं थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसने कैलकुलेट किया है. मेजॉरिटी का ऑप्शन वही है जो कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने जो है यहां पे वो लिखे है कि ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन सी आप यहां पर लगाते हो. अब ये जो ऑप्शन सी आप यहां पे लगाते हो बिकॉज ऑफ कूलम लॉ आप ये कहते हैं कि कूलम ने जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम किया था, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. सो लिहाजा ये जो ऑप्शन है आपका जो कूलम है ये गलत हुआ. अब बच गए आपके पास तीन ऑप्शन, हेनरी, फेराडे एंड फ्रैंकलिन. सो ये होगा जी बिल्कुल सेकंड ईयर से स्टार्ट है. शाबाश, जवाब दे रहे हेनरी, फेराडे, फ्रैंकलिन और कूलम. कूलम ऑप्शन यहां पर गलत हुआ तो बच गए यहां पे तीन ऑप्शन.
ऑप्शन नंबर ए हेनरी भी गलत है, बिकॉज हेनरी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टेंस, चैप्टर नंबर 13-14 में आप पढ़ेंगे। फेरेडे, ये ऑप्शन भी गलत है, बिकॉज फेरेडे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो यहां पे एक ही ऑप्शन बच गया, डेट इज फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। फ्रैंकलिन was a scientist who calculate the magnitude of charge। ठीक है, अब यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फिर किस चीज के बराबर है? 1E इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। सी रिप्रेजेंट दी कूलम। ओके, अब यहां पे एक छोटा सा एमसीक्यू पूछता हूं, सिंपल एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू है कि द मैग्नीट्यूड, चलो यही पूछ रहा हूं जो मैंने लिखवाया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ऑप्शन नंबर ए -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी 16 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी 0.16 ए इंटू सी, या ऑप्शन नंबर डी 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम, या ऑप्शन आ गया नन ऑफ अबव। सो इन 5 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, जल्दी से बता रहे आंसर, शाबाश शाबाश। क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सिंपल क्वेश्चन है, -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम, 16 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19, 0.16 ए इंटू सी is 0.16 multiplied by 10 power minus 19 or none of above। so यहां पे ऑप्शन आ गए ए और दूसरा ऑप्शन आ गया है ई। सो करेक्ट ऑप्शन इन दोनों में से कौन सा होगा? एक ऑप्शन आ गया है ए, सॉरी कौन सा? ई आए जी, एक ऑप्शन है ई और एक ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए। अब बच गए दरमियान में 3 ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शाबाश। तो यहां पे देखो, इसका जवाब आप लोग खुद यहां पे निकालेंगे। जवाब कैसे निकालेंगे? आपने तो ये याद किया है कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम ये आता है, लेकिन अब थोड़ा सा इसको अब प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखो। 1.6 यहां पर देखो, इसका जवाब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम आ गया, क्लियर है? अब इसको मैं लिख सकता हूं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18 सी, क्योंकि 10 पावर माइनस 19 है तो मैं इसको लिख सकता हूं। अब यहां पर जो 10 पावर माइनस 18 है प्रीफिक्स में, ये बराबर है किस चीज के? A2 के बराबर है। किसके बराबर है? A2 के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 1 इंटू AC। क्लियर होगी बात? अब यहां पर गौर से देखें, 10 पावर माइनस 1 को खत्म करना है, ये पॉइंट यहां पर लेके आओ तो यह जगह 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस 1 और ये 10 पावर माइनस 1 अपनी जगह पर a इंटू सी, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.16 a इंटू सी आ गया। नियरेस्ट प्रीफिक्स के साथ इसको याद करें। अभी तक आपको ये चीज याद था कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन अगर आपके पेपर में ये वाले एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोग या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल नन इसमें मौजूद नहीं है तो मेजॉरिटी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कहेगा अच्छा -19 कूलम, -19 इन चारों में से, इन तीनों में से देगा। ये तड़ वाले की तरफ तवज्जो भी नहीं देगा। हालांकि करेक्ट इसमें कौन सा है? नंबर सी है। बात सुन दो, ये ऐसी भी सॉल्व करते कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये कहता है कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, फिर अपनी तरफ से जो है ये जवाब निकालता है, ठीक है, कि ये माइनस शायद इन लोगों ने गलती से यहां पे पुट किया है, ठीक है, या माइनस साइन जो है ये इलेक्ट्रॉन की वजह से इन लोगों ने पुट किया है, सो दैट इज रॉन्ग।
द करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यू दैट इज ऑप्शन नंबर सी 0.16 एटो इनटू सी। ए रिप्रेजेंट द एटो 10 पावर -18 आप लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है। अब ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के हवाले से। नाउ यूनिट्स के हवाले से आता हूं तो यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या है? यूनिट्स ऑफ चार्ज बहुत सारे हैं, आप लोगों ने सिर्फ एक ही याद किया है। यूनिट्स ऑफ चार्ज देखो, नंबर फर्स्ट जो यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में या स्टैंडर्ड यूनिट या इसको हम एब्सोल्यूट यूनिट भी कह सकते हैं, वो क्या है? वो कूलम है। वो क्या है? कूलम, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। सेकंड नंबर जो यूनिट है अदर यूनिट्स में जो आता है, ठीक है, वो क्या है? वो आगे एम्पेयर सेकंड या एम्पेयर मिनट, एम्पेयर आवर, या जो नंबर थर्ड यूनिट है सीजीएस सिस्टम में या गॉसियन सिस्टम में, इसका यूनिट फिर क्या होगा? फिर होगा सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होगा ईएसयू होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा, ईएसयू। और हम यहां पर कहते हैं कि 1C ये बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 ईएसयू के बराबर है। मतलब कूलम ये बड़ा यूनिट है, ईएसयू ये छोटा यूनिट है। किस चीज का? चार्ज का है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं। क्वेश्चन क्या है यूनिट के हवाले से? विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct unit of electric charge? तो यहां पर आ गया ऑप्शन नंबर ए कूलम, ऑप्शन नंबर बी एम्पेयर इनटू सेकंड, option number C for example ESU, and option number D none of above। कौन सा इसमें करेक्ट यूनिट है? इलेक्ट्रिक चार्ज का करेक्ट यूनिट कौन सा है? कूलम है, एम्पेयर सेकंड है, ESU है, या इनमें से एक भी नहीं है? शाबाश, जवाब दे दे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बता दे। शाबाश। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएं। शाबाश। शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज का जो करेक्ट ऑप्शन है, तो मैं जान रहा कि स्टूडेंट के जहन में जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, और वो यही कहेगा कि इट इज द इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। सो योर आंसर इज इनकरेक्ट। फिर ये कहेगा अगर कूलम नहीं है तो कहेगा एम्पेयर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यू दैट इज ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और नन ऑफ अबव भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यहां पर कूलम, एम्पेयर सेकंड, ESU। आप कहेंगे कि सर आपने तो यहां पर लिखा हुआ है कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, एम्पेयर सेकंड इज द यूनिट ऑफ चार्ज, एम्पेयर मिनट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, एम्पेयर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। फिर आपने यहां पर गलत क्यों किया? फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कन्वेंशन यूजिंग SI सिस्टम, और में रूल नंबर फर्स्ट आपने लिखा है कि वो यूनिट जो साइंटिस्ट के नाम से है, और आप चाहते कि इसको कंप्लीट लिख के इट शुड बी रिटन इन स्मॉल अल्फाबेट, और यहां पे जो शुरुआत हुआ है वो कैपिटल से हुआ है। इस वजह से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत हुआ, और द करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यू दैट इज ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की जगह फ्रैंकलिन भी आ सकता है। फ्रैंकलिन इज आल्सो द CGS यूनिट ऑफ चार्ज, ये बात याद रखो, ठीक है। और फिर हम कहते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 फ्रैंकलिन। सो ये बात अपने जहन में क्लियर करें कि वो यूनिट
जो साइंटिस्ट के नाम से है और आप इसको कंप्लीट लिखना चाहते हो, इट शुड बी रिटन इन स्मॉल अल्फाबेट। ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट नंबर चैप्टर मेजरमेंट में पेज नंबर 5-6 में रूल नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा है, ठीक है, कन्वेंशन यूजिंग एसआई सिस्टम। अब यहां पर देखिए ये क्लियर हो गया। अब दूसरा, इसी हवाले से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अगली लेक्चर में दूंगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट भी है, कंसेप्चुअल भी है, और कौन से टॉपिक के साथ रिलेटेड है ऑटोमेटिकली पता भी लग जाएगा। वो टॉपिक देख के फिर आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां पर लिखवाता हूं फिर से ये स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct unit of charge. Option number A, coulomb. C. Option number C, B, coulomb. C. Option number C, coulomb. And option number D, none of above. इसको देख के इसका एक्सप्लेनेशन मैं कल दे दूंगा, लेकिन यहां पर इसको देख के मैं 100% श्योर हूं कि आपके जहन में जो आंसर चल रहा है वो गलत है। कौन सा ऑप्शन है वो भी जानता हूं कि इसमें आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे वो भी गलत है, ठीक है। गलत क्यों है ये मैं कल बताऊंगा, लेकिन ये इसलिए मैं कल बताता हूं कि आप उस टॉपिक को जरा देख ले, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूनिट और डायमेंशन के लिहाज से। क्लियर होने की बात। सो ये होगी यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट्स क्लियर हो गए। अब आते हैं साइज ऑफ चार्ज में। तो साइज ऑफ चार्ज में क्या है, साइज ऑफ चार्ज, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, यह है साइज ऑफ चार्ज, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 2+2 माइक्रोकूलम बड़ा है या +4 माइक्रोकूलम बड़ा चार्ज है, तो योर आंसर विल बी 4 माइक्रोकूलम चार्ज। इन दोनों में से क्या है, बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि -2 माइक्रोकूलम बड़ा है या +2 माइक्रोकूलम बड़ा है, तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, बोलो शाबाश। यहां पे आपका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। -2 माइक्रोकूलम या +2 माइक्रोकूलम, इन दोनों में से बड़ा चार्ज कौन सा है, +2 माइक्रोकूलम या -2 माइक्रोकूलम, इन दोनों में से करेक्ट कौन है, मतलब बड़ा कौन है वो बता दीजिए, +2 और -2। सिर्फ माइक्रोकूलम को छोड़े आप सिर्फ ऑप्शन में बता दीजिए +2 और -2, इन दोनों में करेक्ट कौन सा है वो बता दीजिए शहबाज। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दे, +2 कूलम और -2 कूलम। शाबाश, +2 एंड -2। तो मेजॉरिटी की जहन में जो आ रहे वो +2 माइक्रोकूलम आता है। वो क्यों, वो यही सोचता है कि माइनस है तो ये कम है, 0 से इस साइड पे है, इस वजह से कम है, और यहां पे ये 0 से उस साइड पे है तो इसलिए ज्यादा है, ये प्लस है और ये माइनस है। लेकिन यहां पे ये +2 और -2 ये सिर्फ चार्ज को शो कर रहा है कि ये +2 माइक्रोकूलम चार्ज है और ये -2 माइक्रो, ये दोनों इक्वल है। -2 माइक्रोकूलम चार्ज एंड +2 माइक्रोकूलम चार्ज, ये दोनों इक्वल चार्जेस है। ये दोनों क्या है, इक्वल चार्ज है। अगर मैं यहां पे कहूं कि बता दीजिए -10 कूलम बड़ा है या +4 कूलम बड़ा चार्ज है, तो इन दोनों में से जो बड़ा चार्ज है वो कौन सा होगा, -10 कूलम होगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव है ये तो नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड तो ये है 10 कूलम, 4 कूलम, ये मैग्नीट्यूड है। तो इन दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, 10 का ज्यादा है। इन दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, दोनों से में इन दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, 4 का ज्यादा है। क्लियर होने की बात। तो माइनस और प्लस ये यहां पर क्या शो कर रहा है, ये साइज को शो कर रहा है। अब यहां पर बहुत गौर से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।
अगर हम एक बॉडी को रब करें, एक बॉडी को क्या करें, रब करें, तो उस बॉडी का मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? when a neutral body, चलो ये लिखता हूं, a neutral body is rubbed with, for example, oil cloth, ये चार्ज बॉडी, चलो आसान कराता हूं, चार्ज बॉडी, the mass of neutral body will be, option number A increase, option number B decrease, option number C maybe increase or decrease, and option number D remain सेम। जब एक न्यूट्रल बॉडी को हम क्या करें, रब करें, न्यूट्रल बॉडी को हम क्या करें, रब करें एक चार्ज बॉडी के साथ, तो फिर क्या होगा, उस न्यूट्रल बॉडी जो हमने रब की एक चार्ज बॉडी के साथ, इसका मास क्या होगा, बोलो शाबाश, इसका मास इंक्रीज होगा, इसका मास डिक्रीज होगा, इसका मास मे बी इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन से। मैं न्यूट्रल बॉडी के बारे में पूछ रहा हूं, ठीक है ना, अ न्यूट्रल, द मास ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी, तो फिर इसका मास क्या होगा, जल्दी बोलो शाबाश। शाबाश, तो इसका मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखिए आप लोग, मास कब इंक्रीज होता है या कब डिक्रीज होता है, जब भी आप एक न्यूट्रल बॉडी को रब करते हो एक चार्ज बॉडी के साथ। सपोज करें ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, मैं अपने हेयर के साथ इसको क्या कर रहा हूं, बात गौर से सुने, ये मैं अपने हेयर के साथ क्या कर रहा हूं, रबिंग कर रहा हूं, रब कर रहा हूं ये बॉडी। तो ये जो बॉडी है, जो न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो चार्ज पार्टिकल है, उसका मास तो मौजूद है कि नहीं है, ये चार्ज पार्टिकल यहां पे चिपक गए, तो इसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस बॉडी का जो मास है ये क्या हो गया, इंक्रीज होगा। क्लियर हो रही है बात। और जो चार्ज बॉडी है उसका मास फिर क्या होगा, उसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज इट लॉस द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी है, अपने हेयर के साथ रब करो तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये बॉडी। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मास इसका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैं चार्ज बॉडी हूं, तो मेरा मास क्या होगा, वो डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बात। सो न्यूट्रल बॉडी यहां पे इसका जो मास है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। क्लियर होगी बात। नाउ फिर हम लिख सकते हैं कि चार्ज क्या है, इसके प्रॉपर्टीज इसके लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एक क्वेश्चन है बच्चे का, जरा ये क्लियर करिए प्लीज। ठीक है, बच्चा कह रहा है कि ये जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये केबीके बोर्ड में नहीं है, केबीके बुक में नहीं है, ये जरा क्लियर करिए। अच्छा अच्छा, ये जो एमसीक्यूज है ये एमडीकेट में आ सकते हैं। ठीक है, एक एमसीक्यू आया था 2021 में, वो कुछ इस तरह था कि यूनिट ऑफ एनर्जी इज, देखो यूनिट ऑफ एनर्जी, वो एमसीक्यू सिर्फ लिखवाता हूं। ठीक है, ऑप्शन है उसको कुछ इस तरह थे, जॉल, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी फॉर एग्जांपल पास्कल, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो 99% बच्चों ने जो वहां पे ऑप्शन लगाया था वो जॉल लगाया था। ठीक है, और जो पीएमसी ने
करेक्ट ऑप्शन लगाया था वो कौन सा था? वो था ऑप्शन नंबर बी। अब ये वजह क्या है? वजह ये है कि आपने फर्स्ट ईयर में जो मेजरमेंट का चैप्टर है, अब मेजरमेंट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेजरमेंट में जो बातें हैं वो आ सकते, फॉर एग्जाम्पल डायमेंशन है या यूनिट्स है या कन्वेंशन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ ये रिलेटेड है। ठीक है, अब यहां पर एनर्जी है या चार्ज है, ये सिलेबस में इंक्लूड है, लेकिन यहां पर क्या है, जो मैं बता रहा हूं कन्वेंशन यूजिंग एसआई सिस्टम, ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन वो इसके साथ ताल्लुक रखता है। तो वो टॉपिक्स हम जरूर यहां पे कराएंगे जो 1% भी किसी टॉपिक के साथ रिलेटेड हो जो पीएमसी सिलेबस में शामिल है। ठीक है, तो ये टॉपिक उसके साथ रिलेटेड है। तो यहां पे न्यूटन मीटर क्यों करेक्ट है? बिकॉज न्यूटन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और यहां पे जो न्यूटन शो हो रहा है इट इज द नेम ऑफ यूनिट, नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रूल नंबर फर्स्ट, कन्वेंशन यूजिंग एसआई सिस्टम। तो इस वजह से यहां पर चार्ज में जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज है, पॉसिबल रिलेटेड विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज या रिलेटेड विद द अदर टॉपिक्स, तो यहां पर हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। क्लियर होगी बात? तो जरूरी नहीं है कि बुक में है। अब देखो ये चीजें आपके जो केबीके की बुक है या पंजाब की बुक है ये नहीं मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो एम्पेयर आवर है ये कई दफा आपकी ईटा में, आपके नेस्ट में, आपके जो यूएचएस के एग्जाम्स है, आपके नम्स में, आपके जीआई के है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप लोग देख सकते हो कि ये एम्पेयर आवर जो है वो कई दफा आया है। एम्पेयर आवर इज यूनिट ऑफ डैश डैश डैश। सो ये क्या देता है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज देता है। ठीक है, ये क्या देता है? यूनिट ऑफ चार्ज देता है। ये क्या देता है? डायमेंशन ऑफ चार्ज देता है। क्लियर होगी बात? तो इस वजह से एमसीक्यू में यहां पे करवाता हूं। क्लियर होगी? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की तरफ आ जाइए। प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनीशन कुछ इस तरह, द स्टडी ऑफ चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चार्ज आपने पहचान लिया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की यूनिट्स क्या है, साइज ऑफ चार्ज क्या होगा। क्लियर होगी बात? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम कहते हैं चार्ज इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ मास। चार्ज इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ मास। ये मास का क्या है? इलेक्ट्रिकल एनालॉग है। इलेक्ट्रिकल एनालॉग क्यों है? बिकॉज चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन। जब चार्ज ये मोशन पर डिपेंड नहीं करता। मास, मेरा मास है, अगर मैं रेस्ट में हूं मास वही की वही होगा, अगर मैं मोशन में हूं मास वही की वही होगा, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोशन करूं मास वही की वही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर चार्ज भी इसी तरह है। मुझ में जो चार्ज है अगर मैं रेस्ट में हूं तो वही चार्ज होगा, अगर मैं मोशन में हूं तो वही चार्ज होगा। सो चार्ज इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ मास। जिस तरह आप लोग कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया is the what? The rotational analog of mass. So here is the electrical analog of mass, that is charge. So charge is independent of motion. जब ये motion पर डिपेंड नहीं करता, जब ये motion पर डिपेंड नहीं करता तो ये displacement पर डिपेंड नहीं करेगा, ये velocity पर डिपेंड नहीं करेगा, ये acceleration पर डिपेंड नहीं करेगा, ये kinetic energy पर डिपेंड नहीं करेगा, ये momentum पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सो ये आ गया। अब यहां पर या गया चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन। क्लियर होगी बात? नाउ नंबर थर्ड जो प्रॉपर्टी है हम कहते हैं चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज क्या है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अब आप लोग अगर देखें तो चार्ज क्यों स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है? हम तो कहते हैं यहां से चार्ज रवाना हुआ वहां पे आगे जो चार्ज पार्टिकल अगर हम बात करें, ठीक है, वो बात सही है। चार्ज यहां से रवाना हुआ वहां पे गया तो ये तो एक खास डायरेक्शन में चला गया, तो फिर मैं क्यों यहां पे लिखवाता हूं कि चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी? अगर इसका डायरेक्शन है, चार्ज पार्टिकल का एक खास डायरेक्शन मौजूद होता है,
हम बटन को ऑन कर दें, चार्ज फ्लो कर दें एक्सप्रेसिव डायरेक्शन में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम करंट कहते हैं, तो फिर यहां पे मैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्यों लिखवाता हूं? अगर आपसे कोई पूछे कि इसका तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाते हैं तो एक खास डायरेक्शन के थ्रू जाते हैं, बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो करंट में हम कहते हैं, करंट में हम पढ़ते हैं कि करंट क्या है, वो भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई चार्ज भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं कर रहा। क्लियर होगी बात? नाउ नेक्स्ट वन, चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज मस्ट बी कंजर्व इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये जो हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं ना, तो ये यहां से कर रहे हैं कि दो न्यूट्रल बॉडी है, दोनों में जो कौन भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो सेम है, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो ए पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, बी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, सो इट इज नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर हम नेट चार्ज को मालूम करें, क्यों नेट, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्यों प्लस प्लस क्यों माइनस, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्यों? यहां पर आ गया प्लस वन, प्लस यहां पर आ गया माइनस वन, प्लस वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां पर क्या बन गया? क्यों नेट हमेशा के लिए यहां पर क्या होगा? जीरो होगा। अगर हम अल्फा डिके की तरफ चले जाए, किसकी तरफ चले जाए? अल्फा डिके की तरफ चले जाए, वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। वहां पे यूरेनियम 23892 है। ये जब अल्फा डिके होता है, मतलब डिके हो जाता है, तो क्या होगा? थैलियम 23490 प्लस हेलियम 42 प्लस हीट, ठीक है। तो दोनों साइड पे आप चार्ज को काउंट करें, दोनों क्या है? सेम है। क्लियर होगी बात? तो यहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है ओबे हुआ। अगर हम पेयर प्रोडक्शन की बात करें, पेयर प्रोडक्शन की, पेयर प्रोडक्शन में भी क्या होता है? चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज कैसे कंजर्व होता है? देखो, एक हाई एनर्जेटिक फोटॉन आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एटम के साथ ये कोलाइड होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, साथ में पॉजिट्रॉन भी निकलता है जो एंटी इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन एंड एंटी इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन, यहां पर चार्ज क्या है? जीरो। यहां पर नेट चार्ज क्या है? जीरो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हुआ? ओबे हुआ। अब दूसरी बात सुने, मैंने एक कंटेक्ट लिया, क्या लिया? एक कंटेक्ट लिया, यहां पर मैंने रख दिया +2 कूलम चार्ज, यहां पर रख दिया +4 कूलम चार्ज, और यहां पर मैंने रख दिया मिसाल के तौर पर -1 कूलम चार्ज। डबल मैंने लिया, ये चार्जेस, 3 चार्जेस मैंने लिए, और ये कंटेक्ट है, आइसोलेटेड सिस्टम है। और इस आइसोलेटेड सिस्टम को मैंने इस तरह क्या किया, मैंने फोर्स अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल इसको मैंने डिस्टर्ब किया, इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे मैंने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। अब जब डिस्टर्बेंस इसमें आ गया तो चार्ज क्या हो गया? देखो, ये जो कंटेक्ट है, कुछ गौर से सुनो मेरी बात, ये ए चार्ज है, ये बी चार्ज है, ये सी चार्ज है, यहां पे आ गया मिसाल के तौर पर +3 कूलम, यहां पे आ गया +5 कूलम, और जो सी यहां पर है ये ए बी और सी, ए बी और सी, तो सी पे कौन सा चार्ज होगा? मैंने क्या किया? इसको सिर्फ डिस्टर्ब किया, आइसोलेटेड सिस्टम में है, इसको मैंने थोड़ा सा हिला दिया, डिस्टर्ब किया। तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बोले शाबाश, सी पे क्या होगा? चार्ज यहां पर क्या होगा? एक बात वही चीज याद रखो कि चार्ज मस्ट बी कांस्टेंट। जब कांस्टेंट है तो यहां पे चार्ज क्या होगा? शाबाश, कमेंट सेक्शन में बोलो।
कमेंट सेक्शन में बोले शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, बोले शाबाश। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन ये ट्रांसफर होता है ना, ये ट्रांसफर होता है बाय रबिंग, ट्रांसफर होता है बाय इंडक्शन, ट्रांसफर होता है बाय कंडक्शन, ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। मैंने रब किया, मिसाल के तौर पर ये मार्कर मैंने अपनी बॉडी के साथ रब किया तो 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हुआ, तो यहां पर आ गया -5 और मेरी बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पर आ गया +5। तो नेट जो चार्ज है, इक्विवेलेंट जो है वो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। देखो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी चार्ज बॉडी, तो इसका जो नेट चार्ज है, इक्विवेलेंट है, वो हमेशा के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो हमेशा के लिए वो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज कहलाया जाएगा। क्लियर होगी बात। अब यहां पे यह हो गई। अच्छा, यहां पे देखें, यहां पे जो टोटल चार्ज है क्यों नेट, वो कितने, +2 +4 6, 6 - 1 5, यह आ गया 5। लेकिन यहां पे हम देखें +3 +5, हमने वही चार्ज जो है वो थोड़ा सा हिला दिया सिर्फ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वही आइसोलेटेड सिस्टम में, तो इसमें आएगा -3 कूलम, कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और ये टोटल चार्ज इस पे आ गया +5 कूलम। क्लियर हो गई बात। तो ये चीजें जो है अपने ज़हन में याद रखें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। क्लियर हो गई बात। नाउ द नेक्स्ट वन इज, तो यहां तक क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। What is mean by quantization of charge? Charge must be in a discrete form, integral multiple. यह हमेशा के लिए क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन। यह है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम कहते हैं ना, Q इज इक्वल टू ±n इंटू ई, या हम लिख सकते हैं कि ये n क्या शो करे, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ये क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है, ये Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर हो गई बात। इफ n इज इक्वल टू 1, तो फिर Q का वैल्यू क्या होगा, ये E के बराबर होगा, या अक्सर जो हम कहते हैं ना कि Q बराबर है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, क्यों कहते हैं, वहां पे नंबर ऑफ चार्ज जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे जो नंबर ऑफ चार्जेस है, इफ n इज इक्वल टू 10⁻2, तो क्या होगा, इफ n इज इक्वल टू 10⁻−13, तो क्या होगा, इफ n इज इक्वल टू 10⁻+12, तो Q का वैल्यू क्या होगा, इफ n इज इक्वल टू 10⁻+6, तो Q का वैल्यू क्या होगा। तो यही एक ही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, दैट इज Q इज इक्वल टू Ne। क्लियर होगी बात। नाउ अब अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज को फाइंड आउट करना चाहे, ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू Ne। सो यहां पर n बराबर होगा Q डिवाइडेड बाय E के बराबर होगा। अब अगर मैं यहां पे पूछूं कि Q अगर 1 कूलम के बराबर है, तो इनका वैल्यू फिर क्या होगा, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, तो इनका वैल्यू क्या होगा, फाइंड आउट करें। यहां पे n इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय E का वैल्यू बराबर है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−19 कूलम। कूलम खत्म हुआ, 10⁻19 ऊपर चला गया, प्लस हो गया, 1.6 नीचे अपनी जगह पर है, 1 डिवाइड बाय 1.6 से आंसर आ गया 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18। सो 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6.25
मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18, या इसको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं किस तरह, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18 करते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और इसके साथ आप लोग कह सकते हैं कि ये जो n है, n, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बात गौर से याद रखें कि n इज इक्वल टू q इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18। अब ये q क्या है, ये q का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 5 अप टू 1, ठीक है। तो ये आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आज के लेक्चर में आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, चार्ज क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्लियर हो गई बात। फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट है, जिस पॉइंट की समझ नहीं आती, उस पॉइंट को सर मेंशन करें कि इस टाइम से यहां से लेकर यहां तक इस पॉइंट पे है, तो वो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। बच्चे का क्वेश्चन है चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट जी, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है आप लोग एनी टाइम पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह चार्ज पे एक अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज ऑन चार्ज। तो मिलते हैं उस लेक्चर में, बहुत सारा ख्याल लगेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।